अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। सिमरन अपनी ही धुन में खोई हुई सी चलते चलते कब लवर्स पॉइंट पर पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। इस जगह का ये नाम भी यूनिवर्सिटी के लवर्स ने ही दिया था। सुबह शाम यहाँ प्यार के पंछियों का ताना लगा रहता था। ये जगह थी भी बड़ी खूबसूरत। अभी चांदनी रात में वहाँ घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ खूबसूरत फूलों के पौधे के बीच चांदनी में नहाया हुआ छोटा सा तालाब चमक रहा था। आज उसे अकेले में जरा भी डर नहीं लग रहा था। आज फिर राज ने उसे गलत समझा था। वह तो अपनी तरफ से हर बार बस उसे वापस पाने की ही कोशिश करती थी, मगर हर बार उसे राज की नफरत और ज़्यादा नफरत मिलती थी। क्या सच में राज ने अभी उससे प्यार किया ही नहीं? सिमरन टूटे कदमों से चलते हुए तालाब के किनारे बनी सीढ़ियों पर बैठ रह गई। पानी में चांद की परछाई को देखते हुए उसे अपने और राज के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। पता ही नहीं चला कब वह उसका राज उससे इतना दूर हो गया था। अचानक पानी में एक कंकड़ आकर गिरा और उसके साथ ही चांदनी की वो छवि भी तितर बितर हो गई। सिमरन ने जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या यहाँ उसके अलावा भी कोई और है? उसने चौंक कर इधर उधर देखा। उससे थोड़ी दूर नीचे दाईं तरफ की कोई और भी तालाब के किनारे बैठा हुआ था। उसने जरा ध्यान से देखने की कोशिश की और अपने सामने बैठे शख्स को पहचानते हुए चौंक गई। समर, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ पार्टी में होना चाहिए था। सिमरन की आवाज़ सुनकर समर ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा, मगर फिर सामने नजर करते हुए बोला, आई जस्ट वेटेड टू बी अलोन फॉर सम टाइम। सिमरन धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती हुई उसके पास आकर बैठ गई। आई एम वेरी हैप्पी कि तुम्हारी फैमिली वापस मिल गई। थैंक्स, समर ने एक हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखकर कहा। प्यार करते हो ना अनाया से? सिमरन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मगर समर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सिमरन ने फिर सामने की तरफ देखते हुए आगे कहा, हम दोनों ने भी शायद गलत इंसान से प्यार कर लिया। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे शायद। एक फीकी सी हंसी हंसते हुए वो बोली, लोग अक्सर कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। वो शायद सही कहते हैं। अगर 7 साल पहले मैंने और राज ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर भी दिया होता तो भी शायद आज मेरे साथ नहीं होता। सिमरन ने एक बार पलटकर समर की तरफ देखते हुए कहा, जिन हालातों में उन दोनों की शादी हुई है उसमें शायद ही कोई कपल सरवाइव कर पाए। मगर मैं राज को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक बार जिसका हाथ थाम लेता है उसका हाथ जिंदगी भर निभाता है। मुझे नहीं पता उसने किस गलतफहमी की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मगर मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि वो अब अनाया के साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें भी उनकी शादी के बारे में पता था? समर ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। लुक्स लाइक आई एम द ओनली पर्सन जिसे ये सब पता नहीं था, और वो भी जब वो मेरा भाई है। न जाने कब से मैं भी उससे मिलना चाहता था, मगर अब जब वो मुझे मिल गया है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है मैं उससे प्यार करूँ या नफरत। समर ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा, ऐसा नहीं है, उन दोनों की शादी सीक्रेटली हुई थी। जब तुम अनाया को मिले उससे पहले ही उनकी एंगेजमेंट राज के साथ हो चुकी थी। मैंने भी आखिरी वक्त तक अपना रिश्ता बचाने की कोशिश की थी। इस कोशिश में मैंने बहुत सी गलतियां भी की, और देखो आखिर में उसके सिवा उसकी नफरत के और कुछ नहीं मिला। और अब शायद तुम भी वही गलती कर रहे हो। उसकी खुशी में खुश रहने की आदत डालो, वरना तुम उसकी दोस्ती भी खो दोगे मेरी तरह। कहते हुए सिमरन की आंखों में आंसू आ गए थे। समर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी फ्रेंड्स। समर ने अपना हाथ सिमरन की तरफ बढ़ाकर स्माइल करते हुए पूछा। सिमरन ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। एंड रिमेंबर, अब फ्रेंड हो तुम मेरी, सो प्लीज नो स्कॉलिंग इन द क्लास मैम। समर ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, जस्ट शट अप ओके। खुद तो कभी क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहते और तुम्हें देखकर सारी गर्ल्स डिसिप्लिन भूल जाती है। सिमरन ने उसके हाथ पर हल्के से मारते हुए कहा, अहम अहम, मुझे पता नहीं था इतना हैंडसम हूँ मैं। समर ने खांसने की एक्टिंग करते हुए
स्टाइल में अपने बालों को हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना समर। सिमरन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, नो नेवर। इस बार समर ने सीरियस होते हुए कहा। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक ठहाका मारकर हंसने लगे। चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बहुत रात हो गई है, समर ने उठते हुए कहा। उसने सिमरन का हाथ देकर उठाने में मदद की और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। सिमरन को उसके घर तक छोड़कर समर वापस सक्सेना मेंशन में गया। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब गेस्ट्स भी वापस जा चुके थे, सो उसे किसी को डिस्टर्ब करने की बजाय चुपचाप अपने कमरे में जाना सही समझा। ऊपर कमरे में पहुंचने के बाद उसने नोटिस किया कि तनु के कमरे में लाइट जल रही थी और वहां से कुछ आवाजें भी आ रही थी। उसने आहिस्ता से अंदर झांक कर देखा। अंदर तनु और सेजल वीडियो गेम खेलते हुए एक दूसरे से लड़ रही थी। समर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। कुछ देर में वो दोनों ही देखता रहा और फिर अपने कमरे में आ गया। बेड पर आराम से लेटते हुए उसे सिमरन की कई बातें याद आ रही थी, जो चीजें वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वह सब सिमरन ने उसे कितनी आसानी से समझा दिया था। अपने दिल पर अब से उसे बोझ हटाता हुआ महसूस हो रहा था। कहानी अमर के नजरिए से। वह ठीक है ना डॉक्टर? मैंने परेशानी से एक नजर अनाया के ऊपर डालते हुए पूछा, जो चुपचाप बेड पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, यस, सी इज एब्सोल्युटली फाइन। खून बहने की वजह से थोड़ी वीकनेस हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि अपने इस हाथ से वो ज़्यादा काम ना करे। 2-4 दिन में अनाया वापस पहले की तरह आपको परेशान करने लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अनाया के हाथों की ड्रेसिंग करने के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और फिर मुझे सारी दवाइयों के बारे में समझाने लगे। सब काम हो जाने के बाद मैं डॉक्टर को थैंक्स कहकर बाहर तक छोड़ आया। वापस आकर मैं चुपचाप उसकी बगल में बैठ गया। हम दोनों इस वक्त अपने न्यू फ्लैट में थे। मैं चाहता तो उसे सक्सेना मेंशन भी लेकर जा सकता था, मगर इस वक्त जैसी उसकी हालत थी, मुझे उसे वहां लेकर जाना सही नहीं लगा। उसके हाथों के जख्म जितना बड़ा था, उससे कहीं ज्यादा उससे मेंटली चोट पहुंची थी। उसे इस हालत में देखकर मेरे दिल को कितनी तकलीफ हो रही थी, ये बस मैं ही जानता था। मैंने फिर एक बार प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। एक पल को उसके पलके झपके बगैर उसने आंखें नहीं खोली। शायद दवाओं का असर से उसे नींद आ रही होगी। यही सोचकर मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने एक बार फोन की तरफ देखा। उस पर 2 मिस्ड कॉल थे, मिस्टर भट्टाचार्य का और दूसरा तनु का। मैंने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और तनु को एक मैसेज कर दिया, हम दोनों अपने न्यू फ्लैट पर हैं, सो डोंट वरी अबाउट अस। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया। मैं अनाया के बगल में ही बेड पर सो गया। अभी मुझे अपनी आंखें बंद किए 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मैंने महसूस किया उसके बाल मेरे चेहरे पर बार बार आ रहे थे। मैंने आंखें खोली और देखा वो शायद नींद में ही थी। वो अपने नींद में ही अपने मिस्टर हैंडसम को खोज रही थी, मगर मैं उसका मिस्टर हैंडसम ला कर दे पाता उससे पहले ही उसने मुझे पकड़ लिया और अपना एक हाथ मेरे चारों तरफ लपेटते हुए एक पैर भी मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा रोना भी। एक्चुअली पिलो के साथ ये स्टार्ट करते हुए उस दिन यूनिवर्सिटी क्लिनिक में वो जितनी क्यूट लग रही थी, रियल में वो मुझे थोड़ी हैवी लग रही थी। बिकॉज आउच, उसने अपने पैर से मेरे पेट को दबा रखा था। अब इट्स ओके, ओके कैन वियर इट। आफ्टर ऑल ऐसा चांस कम ही मिलता है जब अनाया खुद मेरे पास आ जाती है, वरना तो हमेशा उसे मुझसे दूरी भागना रहता है। सो फाइनली यू कैन से टुनाइट आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ द मिस्टर हैंडसम फॉर हर। वो एकदम गहरी नींद में लग रही थी। मैंने एक बार प्यार से उसकी तरफ देखा और उसके माथे पर एक किस करके मैं भी उसे हक करके सो गया। दिन भर की थकान और स्ट्रेस की वजह से मुझे भी नींद आ गई। सूरज की रोशनी जब खिड़की के शीशे से छनकर मेरी आंखों पर पड़ने लगी तो मेरी नींद टूटी। मेरी नज़र सबसे पहले अनाया की तरफ गई, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसकी जगह मेरे हाथ में एक बड़ा सा टेडी फंसा हुआ था। ऑफ कोर्स दैट वाज द रियल मिस्टर हैंडसम एंड ऑब्वियसली आई हेट हिम। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, मगर वो कहीं नहीं थी। मैं तुरंत उठकर वॉशरूम के दरवाजे के पास गया और हल्का सा नॉक करती हुई पूछा, अनाया तुम अंदर हो? मगर मेरे नॉक करते ही डोर ओपन हो गया।
अंदर कोई नहीं था। वो कहाँ जा सकती है, ये सोचकर मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि उसे कहाँ ढूंढूं, जब मुझे किचन में से अनाया के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। किसी अनहोनी की आकांक्षा से मैं तुरंत किचन की तरफ दौड़ा, मगर वहां का नजारा देखकर मैं एकदम से शॉक्ड रह गया। अनाया परेशान होकर कुकर की तरफ चम्मच करके बोले जा रही थी, सुसु चुप हो जाओ प्लीज, सर जग जाएंगे। तभी अचानक कुकर की सीटी दी और वह घबराकर अपने आंखें और कानें बंद करके खड़ी हो गई। प्लीज प्लीज फटना मत। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी आवाज़ सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और भागकर मेरे पास आ गई। अनाया मेरा हाथ पकड़ते हुए, सर देखिए ना, ये कुकर कितनी जोर से आवाज कर रहा है, लगता है ये फटने वाला है। मैंने अनाया को ऐसा देखा जैसे वो दुनिया का कोई आठवां अजूबा हो। आई कांट बिलीव सी इज माई वाइफ नाउ। अनाया, आज से पहले तुमने कभी कुकिंग की है? मैंने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा। अनाया एकदम मासूमियत से, नहीं, पर आज मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए आज आपका ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। यू मीन मैं वो पहला खुश नसीब इंसान हूँ जिसे तुम्हारे हाथ का बना खाने को मिलेगा? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। अनाया शर्माते हुए, हाँ। मुझे उसकी बात सुनकर खांसी आ गई। बेटा अमर, आज तू पुक्का गुजर जाएगा। मुझे इस वक्त ऐसा फील हो रहा था जैसे अनाया किचन में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के लैब में बैठी हुई है। गैस पर चढ़ा कुकर मुझे इस वक्त बीकर और फ्राइंग पैन जरा जार नजर आ रहा था, जिसमें न जाने कौन कौन से केमिकल वाइडल हो रहे थे। बस अब उसके एक्सपेरिमेंट के ट्रायल किसी बेजुबान प्राणी पर होना बाकी था, जो डेफिनेटली मैं ही था। मैंने घबरा कर थूक निकलते हुए पूछा, ये कुकर अभी तक ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? अनाया ने हैरानी से मुझे देखा। अब चाहते हैं ये ब्लास्ट हो जाए? आई मीन डॉक्टर ने तुम्हें काम न करने इसको कहा था। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? चलो इस वक्त रूम में जाकर आराम से बैठो। अनाया जिद करती हुई, नो, आई एम योर वाइफ नाउ एंड आई विल टेक ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉम भी रोज सुबह ऐसे ही पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, तो अब से मैं भी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसके अचानक से इतने जिम्मेदार हो जाने पर मैं खुश हूँ या आंसू बहाऊं। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, फिलहाल आप सिर्फ अपने हेल्थ पर कंसंट्रेट करेगी, बाकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। वेट अ सेकेंड, व्हाट इज दिस स्मेल? मैंने सूंघने की कोशिश करते हुए पूछा। अनाया, मैं आपके लिए सैंडविच और सूप बना रही हूँ ना, उसी की स्मेल होगी। मैंने तुरंत किचन के अंदर आते हुए फ्राइंग पैन पर एक नज़र मारी। अनाया स्माइल करते हुए, अभी भी ठीक से फ्राई नहीं हुआ है, देखिए सब वाइट वाइट ही है, जबकि असलियत में दूसरी साइड से ब्रेड पूरी तरह जल चुका है। इससे पहले कि बाकी सब भी जल जाए, मैंने उसे वहां से बाहर भेजना ही सही समझा। अनाया, मैं ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आ रही हूँ, तुम प्लीज रेस्ट करो। अनाया, नहीं, मैं, तुम चाहती हो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं? मैंने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो तुरंत पीछे मुड़ी और किचन से बाहर भाग गई। उसके बाहर जाते ही मैंने राहत की सांस ली। मैं थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि अचानक अनाया को अपनी घरेलू जिम्मेदारियां की एहसास कैसे होने लगा, मगर फिलहाल तो वो किचन में जो रायता फैला गई थी, मुझे उसे सही करना था। मैंने एक बार सूप टेस्ट किया, उसमें नमक बहुत ज़्यादा था। किसी तरह उसमें एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स डालकर मैंने उसे कंज्यूम करने लायक बनाया। सैंडविच को जले हुए हिस्से का स्क्रैच करने के बाद वह काफ़ी हद तक खाने लायक हो गया था। मैंने अनाया के लिए जूस और सैंडविच रेडी किए और एक ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर उसके पास गया। वो उस वक्त फ़ोन पर बिजी थी। अनाया ने एकदम सैड आवाज़ में कहा, पर पापा, आई मिस यू सो मच। अब अपना ध्यान तो रखते हैं ना वहाँ? आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए ना। ओके, आई विल वेट, बट फिर आपको मुझे एज अ कंपेंसेशन पूरे बैग भरकर चॉकलेट देनी होगी। ओके पापा, लव यू सो मच, कहती हुई उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हो गई बात, अब ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने प्लेट उसके सामने रखती हुई कहा। अनाया सैंडविच का उल्टा पलटा कर देखते हुए, पर ये मेरी वाली सैंडविच नहीं है। क्योंकि तुम्हारी बनाई सैंडविच मैं खा रहा हूँ। ये सुनते उसके फेस पर एक क्वीट सी स्माइल आ गई। बहुत टेस्टी है, काश मैं इसे फ्रेम करवा
कर रख पाता। मैंने खाते हुए कहा, अनाया मुझे भी टेस्ट करना है। नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है, तुम वो वाली खाओ। मैंने उसकी प्लेट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर वो मानी नहीं और मेरे रोकते रोकते ही वो पीस उठाकर खाने लगी, मगर खाते ही उसे तेज खांसी होने लगी। मैंने तुरंत हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाया। वह एक सांस में पूरा जूस पी गई। अनाया हाँफते हुए, ओ माय गॉड, दिस इज हॉरिएबल। ये इतना तीखा है, अपने इतने आराम से कैसे खा रहे हैं? तुमने इतने प्यार से बनाया था, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मैंने अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। मैंने देखा वो ब्लश करने लगी थी। अच्छा, अब आप जरा मुझे एक्सप्लेन करेगी? सडनली आपकी अपनी जिम्मेदारियां का एहसास कैसे हो गया? आई मीन रियली सरप्राइज्ड। मैंने प्लेट साइड रखते हुए पूछा। उसने अपनी नज़रें फेर ली। उसे कोई जवाब न देते देखकर मैं उठकर उसके पास आ गया। नया क्या बात है? मगर जवाब देने की बजाय वह आकर एकदम से मेरे सीने से लग गई और अपना मुंह छुपाते हुए बोली, सर, अब मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। मुझे कहीं और एडमिशन भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स नो मोर स्टडी, नो एग्जाम। सो मुझे जैसे धक्का सा लगा। मैंने उसे मुंह से नॉर्मल बिहेव करते देखकर समझा था कि शायद अब सब ठीक हो गया है, मगर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। किसने कहा तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अब मैं समझा। पढ़ने में तुम्हारा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, सो आई थिंक इट्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट मैं क्लियर कर दूं कि तुम्हें आने वाले एग्जाम में न केवल पार्टिसिपेट करना है बल्कि पास भी होना है। अनाया ने और कसकर मुझे गले लगा लिया। सर, ये सच है कि मैं स्टडी जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मगर ये सब इस तरह होगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर घोष ने ऑलरेडी हमारे बारे में मिस्टर भट्टाचार्य को बता दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। अनाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें भरोसा है ना मुझ पे? उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वह कुछ पल मेरी तरफ देखती रही, फिर हमें अपना सिर हिला दिया। मैंने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, यह सब टेंशन मुझ पर छोड़ दो और बस यहाँ रेस्ट करो। कहते हुए मैंने बेड पर एक्स्ट्रा पिलो लगाते हुए उसे आराम से बैठा दिया। कहने के लिए तो मैं अनाया को कह दिया था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मगर कैसे, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। टीचिंग मेरा पहला प्यार था और उसके लिए मैंने HR कंप्रेशन को भी साइड कर दिया था। सिर्फ अपने इस शौक को पूरा करने के लिए मैंने अपनी पहचान तक सबसे छुपाने रखी। लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद मेरी जॉब का जाना तय था। ये बात बाहर आने के बाद कोई छोटा मोटा कॉलेज भी शायद ही मुझे अपने यहाँ काम करने देना चाहेगा। मैंने एक नज़र अनाया की तरफ देखा। वो अपने फ़ोन में बिजी थी। मैं चुपचाप बालकनी में आ गया। फ़ोन ऑन कर मैंने एक नंबर निकाला, मगर कॉल करूँ या नहीं, इस उलझन में बालकनी में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। बहुत सोचने के बाद भी जब मुझे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो आखिर अपने दिल को मजबूत कर मैंने फ़ोन लगाया। कहानी अनाया की नज़र से। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहीं से वापस चलते हैं, मैंने अमर सर का हाथ पकड़ते हुए कहा। हम दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी के पास वाले कॉफी शॉप के बाहर कड़ी में बैठे थे। अमर दोनों हाथों से मेरा चेहरा भरते हुए, यू ट्रस्ट मी ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ओके देन गो, कहते हुए उन्होंने गाड़ी का दरवाजा अनलॉक कर दिया। मैं बेमन से बाहर आकर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई। मेरे अंदर जाने के कुछ देर बाद अमर सर भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। मैं भी लॉकर रूम की तरफ जाने लगी। उसी समय मिस्टर भट्टाचार्य ने स्टाफ ने आकर समर सर से कहा कि उनको प्रिंसिपल के इमीडिएटली ऑफिस में आने को कहा है। मेरा कलेजा धक से रह गया। जाहिर है अब मेरी बारी थी। उसने मेरे हाथ में भी एक नोटिस पकड़ाते हुए कहा, आप मिस अनाया पारेख हो। आपको भी मिस्टर चारिया ने इमीडिएटली उनके ऑफिस में प्रेजेंट होने को कहा है। मैंने अपना दिल मजबूत करते हुए हमें सिर हिलाया और सीधा प्रिंसेस ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ऑफिस डोर पर पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं, शेर के माद में अपनी जान देने के लिए घुस रही हूँ। मैंने एक बार मन ही मन भगवान को याद किया और एक जोर की सांस खींचकर डोर नॉक कर दिया। कमीन अंदर से आवाज आई। अंदर आकर मैंने देखा अमर सर मिस्टर भट्टाचार्य के सामने बैठे हुए थे।
भट्टाचार्य, मिस पारेख प्लीज टेक अ सीट, उन्होंने मुझसे कहा। मैं चुपचाप सिर झुकाकर अमर सर के पास वाली चेयर पर बैठ गई। भट्टाचार्य अमर की तरफ देखती हुई, अमर, मैंने तुमसे ऐसी कोई हरकत एक्सेप्ट नहीं की थी। तुम एक बेहतरीन टीचर हो, मगर उससे भी पहले तुम यहाँ के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो। यूनिवर्सिटी के रूल्स तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। फिर भी तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मैं वहाँ बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती थी। मेरा मन हो रहा था वहाँ से कहीं और भाग जाऊँ, जहाँ कोई मुझे देख भी ना सके। मगर तभी मिस्टर भट्टाचार्य की आवाज़ सुनकर मैं बुरी तरह चौंकते हुए होश में आई। और आप मिस पारेख, आपने ये सब करने से पहले एक बार भी अपने करियर के बारे में नहीं सोचा। तुम दोनों जानते भी हो, अगर इस बारे में बाहर वाले को पता चल गया तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन तो खराब होगी ही, तुम्हारा खुद का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ मिस्टर घोष का जो उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैंने चौंक कर नजरें उठाई, तब मुझे पता चला वहाँ एक तरफ मिस्टर घोष भी बैठे हुए थे। उनके सिर पर एक बैंडेज लगा हुआ था जो अमर सर के उस खराब निशानेबाजी का कमाल था। घोष परेशानी भरी आवाज में, एग्जैक्टली यही बात मैं अमर को समझाना चाहता था सर, मगर देखिए मेरे समझाने का क्या इनाम मिला है मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि अमर मेरे साथ हाथापाई पर उतर जाएगा। मैंने और अमर सर ने उसे गुस्से में घूरा। सारा प्रपंच खुद रचकर अब वो यहाँ मासूम बहना बैठा था। मेरा तो मन हो रहा था सामने पड़ा शोपीस उठाकर बार उसका सर फोड़ दूं, मगर मैं चुप रही। अमर सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा अनाया का साथ कोई सीक्रेट अफेयर नहीं है, बल्कि वो मेरी वाइफ है। हालात ऐसे हो गए थे कि हमें मजबूरी में शादी करनी पड़ी, वरना मैं खुद चाहता था कि ये शादी अनाया के ग्रेजुएशन होने के बाद हो। मिस्टर भट्टाचार्य और घोष दोनों एक साथ चौंकते हुए, तुम दोनों मैरिड हो। अमर, यस सर। और जैसा मिस्टर घोष एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने अनाया की जान लेने की कोशिश की थी और उसे बचाने के लिए मुझे इनकी हालत करनी पड़ी। घोष दांत पीसते हुए, क्या बकवास कर रहे हो तुम। अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का मैं तुम पर अटैक किया था। अमर मुस्कुराते हुए, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, मगर तुम शायद भूल गए यूनिवर्सिटी कैंपस जहाँ से शुरू होता है वहाँ बहुत से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। कल की तुम्हारी हर हरकत का रिकॉर्ड है मेरे पास। कहती हुए अमर सर ने एक पेन ड्राइव मिस्टर भट्टाचार्य की तरफ बढ़ाई। मैंने देखा मिस्टर घोष अब बेचैन होने लगे थे। मिस्टर भट्टाचार्य चौंकते हुए, लेकिन अमर, वहाँ तो कोई कैमरा नहीं। मगर प्रिंसिपल की बात पूरी होने से पहले ही घोष ने उठते हुए रिवॉल्वर अमर सर के ऊपर तान दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल उछलकर बाहर आ गया हो। मैं बुरी तरह घबरा गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस साइको प्रोफेसर यहाँ यूनिवर्सिटी में भी गन लेकर आया होगा। प्रिंस चेहरे का रंग भी सफेद पड़ गया था, मगर अमर सर का एकदम रिलैक्स होकर बैठे थे। अमर मुस्कुराते हुए, एक्चुअली आई वॉज एक्सपोर्टिंग दिस फॉर यू। मिस्टर घोष के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, नहीं समझे। अमर तेज आवाज में, कम इन प्लीज। उसके साथ ही दो पुलिस ऑफिसर एक झटके में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अपनी गन मिस्टर घोष पर पॉइंट करते हुए कहा, गन नीचे कर दो, आप तुम बचकर नहीं जा सकते। मिस्टर घोष ने एक बार दांत पीसते हुए अमर सर की तरफ देखा और गन नीचे करते हुए सामने टेबल पर रखे एक बड़े से शोपीस को शूट कर दिया। शीशे के बने उस शोपीस के पर खच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े टूट उसके आसपास मौजूद हर इंसान की बॉडी में जा लगे। एक टुकड़ा मेरे भी हाथ पर आकर लगा और वहां से खून निकलने का लगा। सर के हाथ पर भी एक कट लग गया था। एक पल को कमरे में मौजूद हड़बड़ाकर उछल गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर घोष ने सामने खड़े दोनों ऑफिसर को धक्का दिया और तुरंत रूम से बाहर चले गए। एक ऑफिसर तुरंत उनके पीछे भागा। दूसरे ऑफिसर ने अमर सर के हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर अमर, आपने हमारी बहुत हेल्प कर दी। एंड डोंट वरी, हम उसे बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। कहते हुए उसने तुरंत अपने टीम को दूसरे लोगों को इसकी खबर कर दी और वहां से निकल गया। हम सब ने अब चैन की सांस ली। फाइनली सब प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। भट्टाचार्य, आई एम सॉरी अमर, तुम्हें घोष की वजह से इतना सब झेलना पड़ा। अमर, इट्स ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड। भट्टाचार्य, बट बात अभी भी वही के वही है। चाहे किसी की भी रीजन हो, तुम दोनों की शादी करनी पड़ी हो। यूनिवर्सिटी की नज़र में ये अब गलत ही है।
हम टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप जैसे चीज़ों के स्टॉप सपोर्ट नहीं कर सकते। तुम दोनों का एग्जाम्पल देकर आगे भी लोग ऐसी ही चीज़ें कर सकते हैं। सो अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, तुम दोनों को ही यूनिवर्सिटी छोड़नी होगी, अवर शांत आवाज में, और दूसरा, भट्टाचार्य एक पेपर निकाल कर सामने रखते हुए, तुम दोनों आज और अभी कोर्ट में डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल करोगे। एंड आई थिंक द सेकेंड वन इज बेस्ट फॉर एवरीवन। तुम भी नहीं चाहोगे कि अनाया का करियर इस शादी की वजह से बर्बाद हो जाए। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी। मैंने देखा अमर सर का एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे ही थे। हमें चुपचाप मिस्टर भट्टाचार्य ने फोन में एक नंबर डायल करते हुए कहा, मैं लॉयर को यहीं बुलवा रहा हूँ। मेरी मौजूदगी में तुम दोनों आज डिवोर्स पेपर साइन करोगे। मैंने बेबसी से एक नज़र मिस्टर भट्टाचार्य पर डाली, जो अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए थे। आधे घंटे के अंदर लॉयर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर सब खत्म। मैं इस वक्त चुपचाप अमर सर के ऑफिस में अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी। भगवान ने शायद हम सब झमेले मेरे लिए ही बना रखे थे। जब अमर सर को पहली बार मैंने इस यूनिवर्सिटी में देखा था तो डेफिनेटली मेरा दिल उन पर क्रश हो गया था, मगर जब मुझे पता चला कि वो बस एक खूबसूरत चेहरे वाले खड़ूस टीचर है तो मैंने वापस अपना फोकस हैरी पर कर दिया था। जब मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी तब मेरी ज़बरदस्ती उनके साथ शादी करवा दी गई, और अब जब मैं थोड़ा थोड़ा उनके साथ एडजस्ट करने लगी थी तो अब मेरा उनसे डिवोर्स होने वाला है। लोगों को मेरी शादी के बारे में पता चलने से पहले उनको मेरे डाइवोर्स के बारे में पता चलेगा। मानो सीरियसली 21 साल की लड़की की ज़िंदगी में इतने सारे झमेले। डिसअपॉइंट में मेरे चेहरे से एक गहरी सांस निकल गई। मैंने एक बार सर की तरफ देखा। वो खिड़की के पास खड़े एकटक बाहर की तरफ देख रहे थे। उसके सपाट चेहरे को देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था कि वो सोच क्या रहे हैं। मैं कुछ देर उनको देखती रही, फिर न जाने क्यों मुझे गुस्सा आने लगा। मैं उठकर उनके पास चली गई। खुश तो होंगे ना आज आप? मैंने खींचते हुए पूछा। सर ने हैरानी से मुझे पलट कर देखा। व्हाट? एक्टिंग मत कीजिए, आप तो हमेशा से मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते थे ना। लीजिए, अब आपकी विश पूरी हो गई है। अमर परेशानी से, तुम क्या बोले जा रही हो? मैं तुमसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहूँगा? क्योंकि उस दिन इसी ऑफिस में आपने ही मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। मेरे साथ रहने के बारे में सोचकर भी आपका दम घुटता है ना? तो आपके लिए ये तो गोल्डन चांस है ना ये। मैं गुस्से में एक सांस ली। मैं सब बोल गई। सर एक तक मुझे आश्चर्य से देखे जा रहे थे। उन्होंने एकदम मेरी तरफ बढ़ाया और मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कान एकदम सही सलामत है। उतनी दूर से भी आपकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है मुझे। मैंने गुस्से में उनको देखते हुए कहा। अमर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए, अनाया वो सब तो बस मैंने गुस्से में कह दिया था। आई रियली डिडंट मीन इट, यू नो। तुम्हें समर के साथ देखकर मुझे गुस्सा आ गया था, और फिर डैड ने मुझे प्रेशराइज किया कि मैं तुम्हारे साथ अपने न्यू फ्लैट में जाकर रहूं। बस इसी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर मैंने तुम्हारा अपना गुस्सा निकाल दिया। बस गुस्से में ही तो इंसान सच बोलता है। अब मैं बच्ची नहीं रही, अब समझ आता है मुझे। मुझसे डाइवोर्स लेकर आप मिस सिमरन से शादी करेंगे ना, और मेरा क्या होगा? मैंने रुहासा होते हुए कहा। मेरी तो प्रॉपर्टी भी हाथ से चली जाएगी। वेट अ सेकेंड, आपकी भी तो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। अमर मेरे पास आकर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वी आर फर्स्ट टू डू दिस। ये एक्सप्लेन करने के बाद मुझे नहीं लगता डैड हम पर कोई एक्शन लेंगे। दैट मीन्स आप पहले से डिवोर्स की पूरी प्लानिंग कर बैठे हो? मैंने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उनको हैरानी से पूछा। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था आप मुझे डिवोर्स दे देंगे, और इतनी जल्दी देंगे ये नहीं सोचा था। मैंने बुझी हुई आवाज में कहा। अमर सीरियस होते हुए, अनाया मैं कभी नहीं चाहता था ऐसी कोई भी सिचुएशन पैदा हो, इसलिए मैं शुरू से शादी के खिलाफ था। बट इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम एकदम से बच्ची हो, कुछ नहीं समझी, इरिटेट करती हो मुझे, मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं इरिटेट करती हूँ आपको? ठीक है, मैं तैयार हूँ डिवोर्स के लिए। आई एम श्योर मेरे पापा मुझे कभी अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करेंगे। मुझे भी नहीं रहना आपके साथ। मैंने चिढ़ते हुए उनकी बात काट कर कहा, मगर मेरी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय वो और भी ज़्यादा सीरियस हो गए थे। उन्होंने मेरे गाल थपथपाते हुए एक हल्की सी स्माइल दी और बोले, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। न जाने क्यों मुझे वो खुशी नहीं लग रहे थे।
उनकी आवाज़ में एक उदासी महसूस हुई मैंने, मगर क्या मैं खुश थी? शायद नहीं। मैं वापस अनबने मन से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और सर फिर से खिड़की के पास खड़े होकर किसी सोच में डूब गए थे। न जाने क्यों मुझे उन पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? अब तक जितनी बार मैं प्रॉब्लम में फंसी थी, हर बार वो किसी सुपरमैन की तरह आकर मुझे हर मुसीबत से बचा लेते थे। फिर चाहे वो घसर के साथ वाले इंसिडेंट हो या फिर पापा के एक्सीडेंट, हर बार उन्होंने मेरी हेल्प की। तो फिर आज वो इतने बेबस क्यों हैं? क्यों नहीं कहते वो सब ठीक कर देंगे हमेशा की तरह? डोर न खोने की आवाज़ से हम दोनों ही अपनी अपनी सोच से बाहर आ गए। अमर पीछे मुड़ते हुए, कम इन। मिस्टर भट्टाचार्य के ऑफिस स्टाफ ने डोर ओपन कर अंदर झांका और बोला, सर ने आप दोनों को ऑफिस में बुलाया है अर्जेंटली। अमर, ओके। वह चुपचाप डोर बंद करके चला गया। मैंने एक नज़र अमर सर पर डाली, मगर उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। साफ दिख रहा था वो मुझसे इग्नोर कर रहे थे। उनके चेहरे को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था उन्हें इस बात से कोई फर्क भी पड़ता है। मुझे इस वक्त उन पर इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि मेरा मन हो रहा था उनके बाल नोच लूं। अमर, चले अनाया। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बहुत जल्दी है ना आपको मुझसे छुटकारा पाने की? मैंने गुस्से में डेस्क पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, मगर ऐसा करने से मेरे हाथ में तेज दर्द होने की एक लहर सी उठी और मैं अपना हाथ पकड़कर बैठ गई। अमर घबराकर मेरा हाथ पकड़ते हुए, आर यू नट्स? पता है ना, अभी तुम्हारे हाथ में चोट ठीक नहीं हुई है। दिखाओ मुझे। आपकी मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब आप नहीं जाएंगे हर बार मुझे बचाने, तो अब अपना ध्यान अब मैं खुद रख लूँगी। मैंने गुस्से में उनका हाथ झटकते हुए कहा और तेजी से दरवाज़ा खोलती हुई बाहर चली गई। समझते क्या है वो खुद को? जब उनका मन करेगा मेरी फिक्र करेंगे, जब मन करेगा डांट लगा देंगे और जब उनका मन करेगा मुझे किस भी कर लेंगे। ऐसे थोड़े ही होता है। झल्लाते हुए मैं मिस्टर भट्टाचार्य के केबिन में जा घुसी। मैं अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि मैंने मिस्टर भट्टाचार्य की केबिन का ना तो डोर नॉक किया और ना अंदर आने की परमिशन ली। गुस्से में मुंह फुलाए मैं जाकर सीधा उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वही दूसरी तरफ वाले हिस्से में मिस्टर भट्टाचार्य लॉयर के साथ बैठे लीगल इश्यूज डिस्कस कर रहे थे। मुझे इस तरह अपने केबिन में आया देखकर उन्होंने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा, ये क्या तरीका है मिस पारेख मेरे केबिन में आने का? आर यू नो यू? उनकी बात सुनकर मुझे जैसे होश आया। सामने बैठे मिस्टर भट्टाचार्य मुझे गुस्से में घूर रहे थे। मेरी सिटी पिट्टी गुम हो गई। मैं झटके से चेयर से उठकर खड़ी हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि उनको क्या जवाब दूं कि मेरे पीछे से अमर सर की आवाज़ हुई। अमर, आई एम सॉरी सर, अनाया की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपसे वो बस परेशान है अभी। सो मिस्टर भट्टाचार्य थोड़ी नरमी दिखाती हुई, ओके ओके प्लीज सिट डाउन बोथ ऑफ यू। अमर सर चुपचाप आकर मेरे बगल में बैठ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे अब और भी तेज गुस्सा आने लगा था उन पर। गुस्से में मैंने टेबल के नीचे से ही अपना पैर उनके पैर पर दे मारा। अमर हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखते हुए, आउच, क्या कर रही हो? अब फिर से आपको क्या जरूरत थी मेरा मसीहा बनने की कोशिश करने की? मैं जवाब दे रही थी ना प्रिंसिपल सर को। मैंने दांत पीसते हुए उनको देखकर कहा। अमर परेशान होते हुए, मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कुछ करते क्यों नहीं है आप? मैंने छलाते हुए कहा। अमर अपने हाथ बांधते हुए, ओके व्हाट डू यू वांट नाउ? चाहती हूँ? पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। मैंने उन पर तंज कसते हुए कहा। अमर झलाते हुए, तुम्हारे दिमाग में कब क्या चल रहा होता है ये तुम्हें खुद ही नहीं पता है होता है, तो फिर मैं तुम्हारे बिना बताए मैं कैसे तुम्हारे मन की बात जान लूंगा? एंड बाय द वे, आई एम ए मैथ प्रोफेसर नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, ओके मिस पारेख? आउच मिस पारेख, थैंक गॉड कि आप मैथ के प्रोफेसर हैं, क्योंकि अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट होते तो डेफिनेटली अभी तक पूरी क्लास पागल हो चुकी होती। मैंने गुस्से में उठकर खड़े होते हुए कहा। अमर गुस्से में उठकर खड़े होते हुए, आर यू ट्राइंग टू मेक ऑफ मी? नॉट ट्राइंग, आई एम मेकिंग फन ऑफ यू। मैंने भी एक नकली स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए जवाब दिया। अमर, आई श्योर आई हैव नेवर सीन अ सिंगल स्टूडेंट एज stupid as you in my entire life, and I have never seen a single teacher a horrible as you in my entire life. अमर सर ने मेरी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि केबिन में मिस्टर भट्टाचार्य की तेवज आवाज गूंजी, साइलेंस।
हम दोनों घबराकर चुप हो गए। मैं चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई और अमर सर ने अपनी मुठ्ठियां कसते हुए मन मनोज दूसरी तरफ देखने लगे। मिस्टर भट्टाचार्य झुलाते हुए, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? ये मेरा ऑफिस है, आप दोनों के बेडरूम नहीं, जो यहाँ पर आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं। मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने डांट लगा दी, मिस पारेख, यह तरीका है अपने टीचर से बात करने का। डोंट फॉरगेट, आप अभी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। यह मिस्टर अमर सिर्फ आपके टीचर है, इसलिए जरा तमीज से पेश आइए आप इनके साथ। एंड यू अमर, तुम्हें मैंने हमेशा डिसिप्लिन में रहते और सारे रूल्स फॉलो करते देखा है। तुम हमेशा यहाँ के एक अच्छे स्टूडेंट और बेस्ट टीचर रहे हो। तुमसे ऐसे बचकाने बर्ताव की उम्मीद नहीं थी मुझे। अमर अनमने मन से, आई एम सो सॉरी सर, मिस्टर भट्टाचार्य डांटते हुए। नाउ सिट डाउन बोथ ऑफ यू। हम दोनों चुपचाप बैठ गए। लॉयर ने डेस्क पर रखे डाइवोर्स पेपर्स हमारी तरफ सरका दिए। लॉयर प्लीज साइन हियर। उनके पेपर में कुछ जगहों पर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। अपने हाथों में पेन उठाते हुए मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। अपने नाम का पहला अक्षर लिखते लिखते मैंने एक आखिरी बार उम्मीद के साथ अमर सर की तरफ देखा। एक पल को मेरी नजरें उनसे मिली और उन्होंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। मगर मुझे जो दिखना था वह दिख गया। मुझे साइन करते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने तुरंत पेन वापस डेस्क पर रख दिया। आई एम सॉरी सर, बट मैं साइन नहीं करूंगी, मैंने लापरवाही से कहा। मिस्टर भट्टाचार्य चौंकते हुए बोले, व्हाट, आर यू सीरियस मिस पारेख? यस, आई एम डैम सीरियस। आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस। मैंने मुस्कुराते हुए एक बार अमर सर की तरफ देखा, जो अब शॉक्ड होकर मेरी तरफ देख रहे थे। मिस्टर भट्टाचार्य सख्त आवाज में, मिस पारेख, आपको पता भी है आपको इस एक डिसीजन से आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएंगे। कैन यू प्लीज गिव मी अ सेकेंड रीजन फॉर और नॉट साइनिंग द डिवोर्स पेपर? वेल, आई हैव अ लॉट ऑफ रीजन्स। पहली बात तो ये कि हमारी शादी कोई शादी नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिसे तोड़ने की हम दोनों को ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मैं आज यहाँ अपने करियर को प्रेफरेंस देती हूँ तो हम दोनों का ही हमारे घर और जायदाद दोनों से बेदखल कर दिया जाएगा। और अगर मैं ये पेपर साइन कर नहीं करती हूँ तो पॉसिबली आप मुझे ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। दोनों तरफ मेरा ही नुकसान है, वो भी तगड़ा वाला। तो फिर मैं क्यों ना चूज करूं जिसमें मुझे कम लॉस हो? मैंने स्माइल करते हुए कहा। मिस्टर भट्टाचार्य, आपको लगता है मेरा ऑफर ठुकराकर आप फायदे में रहेंगे? હું સાચે ગુજરાતી છું, આણે એક બિઝનેસમેન પુત્રી પાના છું। હું નાફે આણે नुकसान सरस रीते समझू छू। मैंने एक बड़ी सी स्माइल करते हुए एक मिस्टर भट्टाचार्य को देखा। वो अब तक हैरानी से मुझे देखे जा रहे थे। अमर सर को शायद कुछ ज़्यादा ही शौक लग गया था। खांसते हुए उन्होंने टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और पूरा पानी एक ही सांस में पी गए। सीधी सी बात है सर, ये कॉलेज की डिग्रीज की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनको बाहर जाकर जॉब खोजनी होती है। मेरे पापा इंडिया के टॉप 10 बिजनेस में से एक है और मैं अनाया पारेख उनकी इकलौती वारिस हूँ। अगर आज मैं आपका ऑफर ठुकरा दूँ तो आने वाले कुछ सालों में मेरा जेपी कॉर्पोरेशन की सीईओ बनना तय है। लेकिन अगर मैंने आज आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? उस जल्लाद सॉरी मैंने दांत तले जीभ दबाते हुए कहा, आपको बेस्ट मेथड। मैं टीचर की मेहरबानी से मैं पिछले 3 सेमेस्टर से लगातार फेल हुए जा रही हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि ये मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पास होने देंगे? फिर मुझे क्या मिलेगा? अ सर्टिफिकेट विथ ऑन एफ मार्क? सो आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकती। कहते हुए मैंने अपनी बात खत्म की और चुपचाप वहीं बैठ रही। मिस्टर भट्टाचार्य, और तुम अमर, तुम्हारा क्या जवाब है? अमर मजबूत आवाज में, सर मैंने अनाया को प्रॉमिस किया है कि वो जो भी डिसीजन लेगी मैं उससे उसमें सपोर्ट करूंगा। मिस्टर भट्टाचार्य ने हम दोनों को हैरानी से घूरा। मिस्टर भट्टाचार्य नाराजगी के साथ, अनबिलीवेबल दिस इज, तो ये तुम दोनों का आखिरी फैसला है? मैंने महसूस किया कि टेबल के नीचे से सर मेरा हाथ थाम लिए थे। हम दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और हमारे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। यस सर, हम दोनों ने ही एक साथ जवाब दिया। मिस्टर भट्टाचार्य कुछ पल चुप हम दोनों को देखते रहे और फिर बोले, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोनों ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से इनकार करते हो? यस सर, वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस। हमने मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। मिस्टर भट्टाचार्य झुलाते हुए, ओके फाइन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अब दोनों के खिलाफ एक्शन लेना होगा।
अमर सर ने तुरंत उनको रोकते हुए कहा, सर आप प्लीज अनाया के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। मैं अभी इसी वक्त अपनी पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। आप जो भी एक्शन लेना है वो आप मेरे खिलाफ ले सकते हैं। कहते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर उनकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे देखकर हैरानी हुई कि वो आज अपना रेजिग्नेशन लेटर भी साथ लेकर आए थे। साथ भी मुझे उनको देख उनके लिए बहुत अफसोस भी हो रहा था। आखिर टीचिंग उनका पैशन था और उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, मगर मेरी वजह से वो अपने करियर से किनारा कर लेंगे, कभी नहीं सोचा था मैंने। रियली सच अ स्वीट जलाद ही इज। सोचते हुए ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिस्टर भट्टाचार्य, आई एम सो सॉरी अमर। मैंने अपनी तरफ से इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की, मगर तुम दोनों की जिद की वजह से अब यहाँ के ट्रस्टी से बात करने की मजबूर हो गया हूँ। अब वही होगा जो वो चाहेंगे। यह सुनते ही मेरा हाथ अमर सर के हाथ पर और कस गया। अब मुझे भी घबराहट हो रही थी। एक वक्त था जब पूरी कायनात जबरदस्ती हमारा रिश्ता जोड़ने पर तुली थी, और अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात गोला बारूद लेकर हमारा रिश्ता तोड़ने पर उतर गई थी। मिस्टर भट्टाचार्य ने किसी को फोन लगाया, मगर उसके बाद जैसे रूम में एक विस्फोट सा हुआ। रिंग जानी शुरू हुई और अमर सर ने अपने पॉकेट से फोन निकालकर कॉल रिसीव किया। अमर मुस्कुराते हुए, यस मिस्टर भट्टाचार्य। प्रिंसिपल सर के साथ साथ मैं भी मुंह फाड़े उनकी तरफ देखे जा रही थी। सर आप? मैंने सदमे में मारे खड़े होते हुए कहा। मिस्टर भट्टाचार्य शॉक्ड होते हुए, अमर तुम? आई गेस मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है। लेट मी चेक। अमर कॉल कट करते हुए, आपने बिल्कुल सही नंबर डायल किया है सर। मिस्टर भट्टाचार्य हैरानी से, मगर कैसे? ये पोजीशन तो एचआर प्रॉपर्टीज के सीईओ की है। अमर सर ने मुस्कुराते हुए एक कार्ड निकालकर उनके सामने कर दिया। आपने सही कहा सर। आई एम सॉरी, मैंने आपको कभी बताया नहीं कि मैं मिस्टर हर्षित राज सक्सेना के इकलौता बेटा हूँ और अब एचआर प्रॉपर्टीज का नया सीईओ भी। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, मगर मेरा पूरा नाम अमरराज सक्सेना है। मिस्टर भट्टाचार्य अपने सिर पकड़ते हुए, माय गॉड, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। आई एम टोटली स्पीचलेस नाउ। अमर रिक्वेस्ट करते हुए, सर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता और मैं यूनिवर्सिटी लॉ का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ। बट प्लीज आप अनाया के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। मिस्टर भट्टाचार्य मुस्कुराते हुए, ओके ओके एंड नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। इनफैक्टली तुम भी चाहते हो तो अपने टीचिंग करियर कंटिन्यू कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर तुम दोनों की शादी के बाद बाहर नहीं जाए। अमर नहीं सर, ये गलत होगा। शायद मेरा टीचिंग करियर इतना ही था। हाँ, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं यहाँ एज अ गेस्ट टीचर कभी कभी आ जाया करूँगा। सो फाइनली सब मुसीबतें खत्म हो गई। अब खुश है ना आप सब? अमर ड्राइव करते हुए, एक तिरछी नज़र मेरे ऊपर डालते हुए, ऐसे क्या देखे जा रही हो आप मुझे? इतना हैंडसम हूँ मैं? मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। सीईओ की पोस्ट कब ले ली आपने? मैंने गुस्से से पूछा। अमर एक हल्की सी हंसी के साथ, बस कल दोपहर को ही ज्वाइन किया है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? बेकार ही मैं इतना गुस्सा करती रही और फिर आपने मेरी वजह से अपना टीचिंग करियर छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने मायूसी से कहा। अमर सामने की तरफ देखते हुए थोड़ी उदासी के साथ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा टीचिंग करियर ख़त्म हो गया है? एक स्टूडेंट को तो मुझे लाइफ टाइम पढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। क्या मतलब? मैंने कुछ भी ना समझते हुए कंफ्यूजन से पूछा। अमर मुस्कुराते हुए, मतलब ये कि मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ आपको पढ़ाते हुए ही बिताना चाहता हूँ। वैसे तुमने अचानक पेपर साइन करने से मना क्यों किया? बताया तो था सब कुछ। और वैसे भी अब तो हैरी भी सिंगल नहीं रहा, तो आपको डाइवोर्स देने के बाद मैं अकेली रहती भी क्या? वेट अ सेकेंड, मेरे पास समर का भी ऑप्शन था, मुझे कैसे भूल गई मैं? मैंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। अमर नाराजगी से, व्हाट, आर यू सीरियस? हाँ तो और क्या, वो दुनिया का पहला लड़का है जिसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया था। एटलीस्ट उसने मुझे बताया तो सही कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। मैंने खुशी से चहकते हुए कहा। अमर झलाती हुई, अनाया, जरूरी नहीं कि हर बात कहकर जताई जाए। कुछ चीज़ें खुद भी समझनी चाहिए। ओ रियली? मैंने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उनको घूरा। वेल, आई एम अ मैथ स्टूडेंट। आई आई डोंट नो अबाउट
ह्यूमन साइकोलॉजी, कहते हुए मैंने उनको चिढ़ाने वाली एक स्माइल दे दी। अमर चिढ़ते हुए, दैट्स ग्रेट, बिकॉज तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर सचमुच पागल हो जाता। सो इट्स बेटर टू बी अ मैथ स्टूडेंट ऑफ माइंड। आई हेट यू, मैंने चिढ़ते हुए उन्हें एक पंच मारते हुए कहा। अमर हंसते हुए, थैंक यू सो मच।